अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और जैसे कि आपने मुलाहिज़ा किया, गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जून में कत्ल किए गए कैनेडियन शहरी और तहरीक खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब G20 के लिए वो भारत आए थे तो उन्होंने मोदी से पर्सनली भी इससे मुतल्लिक तशवीश और कंसर्न्स उठाए और ये भी मुतालबा किया कि भारत इन इल्ज़ामात को संजीदा ले और ताउन करे हर किस्म की तहकीकात में जो अब आगे होंगी। इसी सिलसिले में जब ये इल्ज़ाम कल पार्लियामेंट में लगाए गए तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठने लगीं और रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी हो गया, क्योंकि एक सीनियर सिफारतकार को भी कनाडा से निकाला गया और उसी का जवाब देते हुए इंडिया ने भी कैनेडियन सिफारतकार को अपने मुल्क से निकाल दिया। बट इसके ऊपर अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से इंतहाई तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमरीका ने तो इंडिया से मुतालबा किया है कि वो जो तहकीकात हो रही हैं उसमें ताउन करे हर हाल में। सोर्सेज ये भी बताती हैं, ख़ासकर रॉयटर्स के मुताबिक, कि कैनेडियन ऑफिशल्स का या ज़राए से पता चला है कि जो तहकीकात हुई हैं उसमें अमरीका ने बड़ी क्लोजली कनाडा के साथ काम किया है। सिर्फ ये वाक़या नहीं बल्कि इससे पहले मुतअद्दिद बार भारत में न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कहें या इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ कहें देखी गई हैं। एक सिलसिला रहा है, पाकिस्तान इसके ऊपर आवाज़ भी उठाता रहा है, लेकिन अब जब जस्टिन ट्रूडो ने ये आवाज़ उठाई है तो पूरी दुनिया इसके ऊपर तवज्जो दे रही है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुल्क जो हैं इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतों की जानिब से ये मुतालबा आने के बाद क्या होगा भारत का इस सिलसिले में? क्या कोई रेप्रिकॉशंस फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया को? क्या उसके लिए ये तशवीशनाक हो सकता है डेवलपमेंट या नहीं? अपने तज्जियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है। हालिया वाक़या भारत के लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। भारत और कनाडा के दरमियान में हालिया एक फ्री ट्रेड मुआहिदा हो रहा था, वो भी फ़िलहाल रुक गया है और टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या आप समझते हैं दुनिया की तरफ से दबाव बढ़ा है, बट ये किस तरह से या किस हद तक भारत को अफेक्ट कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो कैनेडियन हुकूमत है, उनके वज़ीर आज़म है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे कि उनको इसके फॉल आउट्स का अंदाज़ा होगा कि एक डिप्लोमेटिक टेंशन इंडिया और कनाडा के दरमियान हो सकती है। इंडिया ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कनाडा का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये अंदाज़ा होने के बावजूद कि एक डिप्लोमेटिक टेंशन हो सकती हैं, उन्होंने ये स्टेप लिया और ये बताता है कि जो आज़ाद मुल्क होते हैं वहाँ पे चाहे कोई माइग्रेट करके आके सेटल हो, लेकिन एक दफ़ा वो आपका सिटीज़न बन जाता है तो उसकी जान की कितनी अहमियत होती है। तो वो जो हरदीप सिंह है वो इंडिया में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, वो फिर आके कनाडा सेटल हो गए, लेकिन एक दफ़ा उनको शहरियत मिल गई वहाँ की, तो उसका मतलब वो कैनेडियन हो गए। और जितनी हुकूमत जो बाय बर्थ जो होंगे कैनेडियन, जितनी उनको सपोर्ट करती है, माइग्रेंट्स को भी करती है। ये मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बहुत एक बड़ा स्टेप लिया है उनकी हुकूमत ने। हमें इस बात की दाद देनी चाहिए और हर मुल्क को सीखना चाहिए कि आपकी जो लोगों की, सिटीजन्स की जो लाइफ है उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, तो उस पर आपको स्टैंड लेना चाहिए और स्टैंड उन्होंने लिया। जो डिप्लोमेट था उसको भी वहाँ से उन्होंने हटा दिया और इंडिया ने फिर आपने देखा कि रेसिप्रोकेट भी किया है। जो कैनेडियन डिप्लोमेट थे उनको जो है दिल्ली से बाहर भेज दिया गया है, तो उनको अंदाजा होगा कि क्या इसके डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है, अभी जैसे फ्री ट्रेड की आप बात कर रही थी, मैंने नंबर्स देखे हैं। इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ट्रेड है वो तकरीबन $8 बिलियन की है। इंडिया जो है $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है टू कनाडा और तकरीबन $4 बिलियन का इंपोर्ट करता है कनाडा से। लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी कोई एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट्स इस साल जो है वो तकरीबन $750 बिलियन की हैं, तो $750 बिलियन में से $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कोई खास उनके लिए मैटर नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क होता तो वो आप कहते कि ये तो हमारी 1/4 या 1/5 जो है वो। अच्छा, मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके मुताबिक तो कमर्शियल ताल्लुकात एज इन पूरे ओवरऑल कमर्शियल ताल्लुकात में $100 बिलियन का तखमीना लगाया जाता है दोनों के दरमियान में। मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि एफडीआई हो, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मुझे उसका नहीं पता। मैंने जो एक्सपोर्ट्स के अभी नंबर देखे वो मुझे $8 बिलियन के नजर आए। हो सकता है फ्यूचर कुछ प्लान जो एमओयूज हो, इन्वेस्टमेंट्स के, हो सकता है वो उससे ज्यादा हो। तो ट्रेड के हवाले से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एज आई सेड कि ये बड़ी बात है कि उन्होंने इन चीजों को दरगुजर करके कि क्या इम्पैक्ट आएगा इसका,
उन्होंने जो फैसला किया बतौर हुकूमत, बतौर रियासत, वो ये था कि वी हैव टू कॉल इंडियन गवर्नमेंट, उनकी एजेंसीज का नाम लेके हमने बताना है कि उन्होंने इंटरफेयर किया है और हमारी सरजमीन पे हमारे शहरी को जो है कत्ल किया है। और इससे पहले जो आपने भी कहा, जून में ये हुआ था, अवतार सिंह जो है उनको जून में उनकी डेथ हुई यूके में, और बड़ी सस्पिशियस वो डेथ थी। उस हवाले से वहाँ की पुलिस ने तहकीकात ही नहीं की। पाकिस्तान में लाहौर में मई या जून के महीने में ही परवीन सिंह को कत्ल किया गया। हमारी तरफ से भी आवाज़ उठती है, लेकिन हम उस तहकीकात को वहाँ तक नहीं लेके जाते जहाँ तक कैनेडियन हुकूमत लेके गई है। और अब इसके फॉल आउट मजीद क्या होंगे, देखें, इनिशियली तो हमें ज़रूर नज़र आएगा कि जो डिप्लोमेटिक टेंशन है वो बढ़ेंगी। इंडिया के ऊपर जो दबाव अब अमेरिका से आ रहा है, यूके से आ रहा है, दीगर ममालिक से आ रहा है, वो मुझे लगता है कि एग्रेसिवली इसको रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत अच्छा हो कि वो तहकीकात में शामिल हो, जैसे कि अमेरिका ने भी कहा है, लेकिन मुझे लगता है जो इस वक्त इंडिया का बिहेवियर है, और उनको पता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है, और क्योंकि उनके रॉ एजेंट का नाम आया है इसमें, इंडिया एग्रेसिवली इस पर रिएक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता वो पीछे हटेंगे और कोई खास ताउन की बात करेंगे। हाँ, हो सकता है वो ज़बानी कलामी ये बात करें कि हम ताउन करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये देखें, एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए जो पाकिस्तान ने नहीं सीखी है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस आएगा और कुछ अरसा जारी रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि दूसरे जो ताल्लुकात हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान वो नॉर्मलाइज रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी ट्रेड कोई खत्म हो जाएगी। जैसे हमारा इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ होता है, हम कहते हैं ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया का चाइना से झगड़ा है, चाइना से जंगे लड़ चुका है, लेकिन चाइना से भी ट्रेड करता है। तो मुझे नहीं लगता कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनके ट्रेड वगैरह को कोई इशू होगा। हाँ, एक इंडिया का नुकसान जो हुआ है वो उनके इमेज, उनके तासुर का हुआ है, खासतौर पर जो इंडियन डायस्पोरा बाहर मौजूद है। मेरे ख्याल से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज उनका इमेज इतना हर्ट हुआ है। और कनाडा में तकरीबन 15 लाख इंडियंस हैं, जिसमें अच्छी खासी मेजॉरिटी सिख बरादरी की है, जो कि इंडिया पंजाब से ताल्लुक रखती है। वो वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ही उनको गुस्सा भी आया होगा इस बात का कि जो हरकत हुई और इंडियन गवर्नमेंट का नाम आया, क्योंकि आपको पता है ये जो 70s 80s में मूवमेंट चल रही थी खालिस्तान की, वो अब इंडिया में इतनी आपको नहीं नजर आती। वहाँ पे आपको ने देखा है कि लोग ज्यादातर माइग्रेट कर गए हैं बाहर, अब बैठ के वो बात करते हैं खालिस्तान की, सेपरेशन की, लेकिन इंडिया में वो इतनी मूवमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी ये खतरा ये रहता है क्योंकि अब जो यूथ है, जब वो ये देखेंगे कि हमारे लीडर्स के साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, तो उनका गुस्सा जो है ये एक फ्यूचर में जाके इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक और वो हमने देखा भी मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू। जैसे अभी हाल ही एग्जाम्पल जो सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, वो बड़े सेपरेटिस्ट और पेट्रियट किस्म के गाने गाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ वो सारा का सारा। बट उमर, आप कहिएगा इस इशू के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या समझते हैं इंडिया को अकाउंटेबल ठहरा सकेगी ताकतवर ममालिक, क्योंकि इसके पीछे अब खड़े हो गए और इंडिया से मुतालबा करे ताउन का? अलीना, मैं पहले तो ज़रा थोड़ा सा एक ये बताऊं कि जो जस्टिन ट्रूडो ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो इतना बड़ा एक एक्शन लिया है, जो कि एक बड़ा बोल्ड एक्शन है, उसकी वजूहात क्या हैं? पहली बात तो ये है कि वो बड़े एक प्रो माइनॉरिटी हैं, अक़लीतों के बारे में वो काफ़ी क्लियर भी हैं और बड़े जो उनका ख्याल भी रखते हैं, मुसलमानों के हवाले से भी, जो सिख कम्युनिटी है उनके हवाले से भी। और इससे बढ़कर जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि उधर जो सिख कम्युनिटी है, और या इवन जिस तरह हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बात करते हैं, उनकी पार्लियामेंट में भी काफ़ी नुमाइंदगी है। जो सिख कम्युनिटी है ये कोई 60-70 की दहाई में उधर कनाडा में माइग्रेट करना शुरू हुए। अभी मेरे ख्याल उनके कोई 10-12 लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं। और ये जस्टिन जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, कुछ देर पहले एक इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी एक सिख थे। वो अफ़गानिस्तान में भी जो एक कैनेडियन फोर्सेस थी उनकी तरफ से वो मौजूद थे, इनके जो इधर जंग वगैरह चल रही थी, तो वो उधर कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और इत्तफाक की बात है कि उनके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर बनी वो एक खातून थी और वो हिंदू थी, लेकिन उनकी जो उनको चेंज किया गया है वो जुलाई में चेंज किया गया है, इस वाक़े के बाद चेंज किया गया है। अब मेरे पास इतलात नहीं है, ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कहा हो कि अगर कोई इस तरह का स्टेप होता है कि जिसमें हम इंडिया के साथ एक महाजराई की पोजीशन में जाते हैं, तो शायद मैं या जो उसकी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उनकी तरफ से उसको कोई एक प्रेशर आए तो वो साइड पे हो गई। जिस तरह आपको आइडिया है कि जिस तरह जो बरतानिया के
के वज़ीर आज़म हैं वो भी एक हिंदू बैकग्राउंड के हैं, तो उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट पे बड़ी एक सीरियस पोजीशन ली हुई है। अब यह है कि इसके असरात क्या होंगे, उससे पहले तो यह है कि इंडिया आजकल इतना कंसर्न्ड क्यों है, जो खालिस्तान मूवमेंट है उसके हवाले से इतना परेशान क्यों है। ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये तो आज की नहीं है, ये को 80 की दहाई में शुरू हुई, और जो इवन इंदिरा गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनका जो कत्ल हुआ उसमें भी जो सिख हैं उन पर इल्ज़ाम लगा या मुलव्वस पाए गए। और उसके बाद एक कनाडा से इंडिया में आती हुई एयरलाइन वो रास्ते में क्रैश कर गई, तो उसका भी इल्ज़ाम ये लगा कि ये जो है ये सिख जो है उन्होंने किया है। अभी जो हाल ही में जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये टेंशन बढ़ रही है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि कनाडा में मेरा ख्याल है कि सिख जितने भी एक जो डियास्पोरा कम्युनिटी है, यानी कि जो सिख जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो पहले नंबर पे कनाडा में है। फिर जो बाकी हैं अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उनकी अच्छी भली प्रेजेंस है। तो एक तो वो अपने आप को रियलाइज़ भी करा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया का कंसर्न इसलिए बिल्ड हुआ कि ये जो सिख कम्युनिटी है इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे इन्हीं ममालिक में जो इनके जो सफारतखाने हैं उनको भी टारगेट किया, और उन्हें लगा कि इससे ये इशू ज़्यादा इंटरनेशनलाइज ना हो जाए। हालांकि जो लोकल लेवल पे जिस तरह शहजाद ने भी बात की है कि जो हिंदुस्तान में जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको जो भारतीय हुकूमत है उसने काफ़ी हद तक हमने देखा अभी हाल ही में पोल्स भी हुए खालिस्तान के लिए तौर पे वो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, जिसमें खालिस्तान के हक में बहुत ज़्यादा वोट पड़े। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा उमर, क्या आपको इसकी जो तहकीकात हुई हैं इससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो उस वाले से अभी तक तो ये इल्ज़ाम इन्हीं पर आ रहे हैं ना, और ये देखें कि वो इल्ज़ाम किस हद तक क्रेडिबल होगा कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि इसमें इंडियन जो उनका कुराक ऑफिसर जो कि एक डिप्लोमेटिक कवर में उधर इनके सफारतखाने में था वो मुलव्वस है। तो क्योंकि रॉयटर्स के ज़राए ये कहते हैं कि अमेरिका ने इन तहकीकात के अंदर बड़ा क्लोजली काम किया है उनके साथ, और वो बड़े जुड़े हुए थे, सबूत भी हैं इससे मुतल्लिक, लेकिन इन ड्यू टाइम वो दिखाए जाएंगे। तो इससे मुतल्लिक क्या वाकई में अमेरिका का इतना किरदार रहा है इसके अंदर? ये देखिए, ये जो 5 ममालिक है ना, ये जो जिसमें ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा आपस में, यानी कि ये एक तरह का एक इनफॉर्मल किस्म का एक डिफेंस पैक्ट है कि जिसमें ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है, यानी कि वो उसका तो हर जगह पर लीड रोल होता है। अब ये चैलेंज ये आ रहा है कि एक तो ये दो बड़ी एक कंट्राडिक्टरी डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है उसका इशू इंटरनेशनलाइज हो रहा है कि अगर वो किसी तरह से दबा हुआ था तो इस वाक़े के बाद वो बढ़ रहा है। दूसरा जो चैलेंज है, जो जिस तरह अमेरिका के लिए भी है बिलखुसूस, वो ये है कि क्या वो इंडिया के साथ किस हद तक टेंशन में जा सकते हैं ऐसे टाइम पर कि जब उन्हें इंडिया की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जिस तरह वो खशोगी के मामले पे सऊदी अरब के साथ वो एक कन्फ्रंटेशनल पोजीशन में जाने के बाद उन्हें लगा कि हमें एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अमेरिकन कैंप से आगे जो रशिया या चाइना के करीब हो गया है। तो ये उनके लिए एक बड़ी एक ऑकवर्ड किस्म की पोजीशन है कि इस टेंशन को वो किस हद तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए ये एक बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनका जो इशू है वो हर जगह पर हाईलाइट हो रहा है। महमल, आप किस तरह से इस मामले को देख रही हैं? अभी जो पहलू डिस्कस हुए उसकी रोशनी में भी ऑफ कोर्स इंडिया का इस सिलसिले में क्या रिस्पांस अभी तक जो हमने देखा है, और मजीद क्या आ सकता है? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि आप ये देखें कि इंडिया का एक जो ओवरऑल इमेज था वो दुनिया के अंदर अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं वो यही कहते हैं ना कि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जमहूरियत की वो बात करते हैं और वो इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो असलियत है वो इसके काफी बरअक्स है। वहां पर जो उनकी माइनॉरिटीज के साथ जो होता है वो भी सबके सामने। और अब जो ये चीज हुई है, ये देखिए ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, इसके रेपरकशंस हैं टू एन एक्सटेंट, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ऐसी चीजें
चीजें जो है हमने इजराइल के बारे में तो सुनी थी कि इजराइल इस किस्म के जो है ऑपरेशंस फॉरेन सॉइल के ऊपर कंडक्ट करता है और वो अपने लोगों को वहां पर इस तरीके से जो है वो असैसिनेशंस करवाते हैं। ये जो इंडिया के ऊपर है ये बहुत इसका बड़ा है। देखिए आज जो उधर न्यू दिल्ली में यूएस एम्बेसडर थे उन्होंने भी ये बात की कि इस तरह की एलिगेशन किसी भी मुल्क के लिए दे शुड बी ट्रबलिंग फॉर एनी कंट्री। उन्होंने ये बात की ना आज। और बात ये है कि जो अगर आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया पे देख लें और इवन अगर आप इंडिया के अंदर भी लोगों से बात करें कि कोई तो वजह है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये बात की। इसका मतलब है कि कोई क्रेडिबल एविडेंस है उनके पास। और ये मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप देखिए कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो चाहते थे कि वो G20 के मौके के ऊपर इस चीज के ऊपर यही जो फाइव आइज और ये जो अपने एलाइज हैं उनके साथ एक कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दें। उन्होंने ये लॉबिंग की लेकिन उस वक्त यही कहा गया कि अभी रुक जाएं, आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं चाहते थे कि G20 के ऊपर कोई इम्पैक्ट है जो कि भारत के अंदर हो रहा था। तो ये जो चीज है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब है कि जो वो बोले हैं कोई ना कोई क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास है। और क्योंकि जिस तरह ये फाइव आइज की बात जिस तरह उमर ने भी की, ये आपस में काफी इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। इस तरह की जो चीजें होती हैं और अगर जो है बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये दे रहे हैं स्टेटमेंट्स इस चीज के ऊपर, तो वो इसी वजह से दे रहे हैं कि एक तो बहुत पुराना एलाय है उनका कनाडा, दूसरी चीज ये है कि कोई जो एविडेंस शेयरिंग आपस में हुई है उसके अंदर उनके सामने होगा कि ये किस किस्म की चीज है। जहां तक ये कि इंडिया के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा, मैंने आपको बता दिया कि देखिए उनके जो जमहूरी इमेज है वो वैसे ही मोदी की वजह से, मोदी हुकूमत की वजह से पिछली जो उनके जितने सालों से वो हैं बिल्कुल ही वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर भी, बाकी भी सारी चीजों के ऊपर, अब इस चीज के ऊपर भी। क्योंकि देखिए ये कोई भी मुल्क, जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि कोई भी सॉवरेन कंट्री ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके सॉइल के ऊपर इस तरीके से किसी की असैसिनेशन की जाए। और वैसे ट्रूडो ने ये जरूर बात कही कि मैं ये प्रोवोक नहीं करना चाहता या हम नहीं चाहते कि एस्केलेट हो, हम तो ये चाहते हैं कि जवाबदेही चाहते हैं। और ये कि वो हमारा जो है इंडिया जो है, लेकिन आपने देखा कि इंडिया के रिएक्शन बहुत ज्यादा एक नी जर्क रिएक्शन है कि उन्होंने भी टेट फॉर टैट कि हम भी निकाल देते हैं, फिर हम भी ये कर देते हैं, अगर ट्रैवल एडवाइजरी है तो हम भी एक ट्रैवल एडवाइजरी देते हैं और इस तरह की चीज। जो बात एक है कि देखिए चाइना फैक्टर की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम पहले भी बात करते हैं, एक तो हम करते हैं ना कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, जाहिर बात है कि इकोनॉमी का फैक्टर है, दूसरा चाइना फैक्टर बहुत अहम है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खास तौर पे, और इसलिए इंडिया के ऊपर उस तरह के रेपरकशन नहीं आते। अगर ये कोई और मुल्क करता, कोई और छोटा मुल्क इस तरह की चीज किसी वेस्टर्न कंट्री में करता तो उसके रेपरकशन शायद बहुत ज्यादा सख्त आते, कोई सैंक्शंस, कोई इस तरह की चीजें भी हो सकती थी। वो हमें शायद इस वक्त नजर ना आए क्योंकि चाइना फैक्टर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहती जाऊं कि देखिए इससे एक जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, जो अपना मुल्क छोड़कर, अपना होम कंट्री छोड़कर दूसरे ममालिक में जा बसती हैं सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए ये थ्रेट बहुत बड़ी है। खास तौर पे इंडिया का जो सिख डायस्पोरा है उसके लिए एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। जस्टिन ट्रूडो ने बिल्कुल कहा सबकी अब नजरें भी होंगी, लेकिन साथ एक थ्रेट फैक्टर भी है कि अगर वो ये चीज कनाडा में कर सकते हैं तो वो दूसरे ममालिक के अंदर भी कर सकते हैं। शहजाद ने भी आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं जो सस्पिशियस हैं कि ये आया कि है कि नहीं, कि क्रेडिबल एविडेंस उस पर है कि नहीं, लेकिन जो कनाडा वाली चीज है ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए, और सिख डायस्पोरा आपको पता है कि वहां पर इंडियन पंजाब के बाद सेकंड लार्जेस्ट उधर है, तो ये बहुत एक खतरे की भी घंटी है। लेकिन इस सारे रिएक्शन के बाद देखते हैं कि इंडिया खुद क्या करता है, आया कि अपने आप को कंटेन करता है या वो इजराइल की तरह इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? नहीं देखिए, मेरे ख्याल में एक्चुअली जो इंडिया के लिए ये एक सरप्राइज की तरह थी कि कनाडा ने ये बात खुलकर पब्लिकली कर दी। प्राइवेटली तो उन्होंने रेज की, उन्होंने बता भी दिया, लेकिन खुलकर ये पब्लिकली की। और फिर जो कनाडा के एलाइज हैं, जो वेस्टर्न एलाइज हैं, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है इंडिया, उन्होंने भी ये बात की। और मैं आपको बता रही हूँ कि आज दिल्ली में उनके एम्बेसडर ने, अमेरिकी एम्बेसडर ने क्या बात की है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए तशवीशनाक है, उनके इमेज के लिए बहुत डैमेजिंग है। लेकिन क्या आया कि ओवरऑल उनको कोई इम्पैक्ट होगा बहुत ज्यादा, वो हमें शायद थोड़ा सा इसको मैं चाहूंगी, मैं जरा आप लोगों से ये भी पूछूं, हम बात करें इमेज की, बट जहां इतनी स्ट्रांग एन इकोनॉमी हो, वो सिर्फ इमेज खराब होने से क्या कोई फर्क पड़ता है प्रैक्टिकली इसका? बट इस पे जाने से पहले भट्टी साहब, आपके इनिशियल इसके ऊपर कमेंट्स क्या है? और ख़ासकर इसको पाकिस्तान के अब तनाजुर में अगर आप देखें, पाकिस्तान बड़ी देर से कहता है और दुनिया को बावर करवाने की कोशिश करता है कि भारत इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस है, भारत इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करता है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी पाकिस्तान अपने कुछ मुकदमात लेके गया हुआ है। तो क्या इस सिलसिले में ये कैनेडियन इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान के हक़ में भी कुछ जा सकता है?
मैडम शेख, आपका सवाल है कि भारत के लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, और उससे जुड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के मुकदमे और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि भारत जो कुछ कर रहा है वो इंसानी हकूक़ या दहशतगर्दी या सरहद पार दहशतगर्दी उसमें मुलव्वस है। इसमें कोई शक ही नहीं है मैडम शेख। भारत आज वो सेकुलर और रोशन ख्याल भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी का भारत है। और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहा है और जो कुछ हो रहा है भारत में या भारत से बाहर, वो दुनिया में किसी को भूल है। लेकिन मैडम शेख, भारत के लिए किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई नुकसानदेह होगा। क्यों? कल तक मोदी पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। अब देख लें, ट्रंप के बाद जो इंसानी हकूक़ का बड़ा अलमबरदार जो बाइडन भी उसे जफ्फियाँ मार रहा है। 1450 दिन हो गए हैं मैडम शेख मकबूजा कश्मीर की रही सही आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को ख़त्म हुए। एक अमरीकी शहरी कत्ल हो जाए या मारा जाए या दहशतगर्दी में चला जाए तो क्या रोले पड़ते हैं इधर क्या हो गया है मकबूजा कश्मीर में। फ़लस्तीन के बाद मकबूजा कश्मीर में जो दुनिया की बेहसी आपके सामने है। यासीन मलिक भारतीय जेल में है। यासीन मलिक पर जो मज़का खेज़ इल्ज़ामात हैं और जिस तरह उनकी सेहत है और जो कुछ उनके साथ सलूक किया जा रहा है, दुनिया में कोई बोला है? कुलभूषण यादव, मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस हिस्ट्री में इतना बड़ा नहीं ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा अफसर पकड़ा गया और सर्विंग अफसर क्या, और आलमी अदालत इंसाफ में भी जा चुका है। क्या हो गया है? कुछ हुआ है दुनिया को? हर दूसरे साने, हर दूसरे हादसे में भारत मुलव्वस होता है पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान के रास्ते जो भारत ने यहाँ किया हमारे साथ वो भी सामने। और जो उनके सलामती के कल तक के मुशीर अजीत डोल थे, वो क्या बताते हैं कि मैं पाकिस्तान में कितने अरसे रहा, कितना भेस बदल के रहा, कहाँ का रहा। कुछ इस दुनिया को फ़र्क पड़ा है? और मैडम शेख, जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो शर्मनाक सलूक भारत के अंदर मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और निचली ज़ात, सो कॉल्ड जो वो कहते हैं निचली ज़ात के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है कि दुनिया को कोई फ़र्क पड़ा? भारत, और ये कोई अचानक नहीं हुआ मैडम शेख। ये कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कोई 6 मरतबा इस पे गुफ्तगू कर चुकी है और ये मजबूर होकर उन्होंने पब्लिक किया है, अपनी असम्बली में बोले हैं। उससे पहले वो भारत से 6 मरतबा उठा चुके हैं। नरेंद्र मोदी को भी पता था, उनके वज़ीर ख़ारजा को भी, जयशंकर को भी पता था। राह ने कत्ल कराया, कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अब गो के पहले अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस को आगाह किया और अब अक़वाम मुत्तहिदा से भी रब्ता कर लिया है और उनके राह चीफ को मुल्क बदर भी कर दिया। लेकिन मैडम शेख, आखिरी बात, ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत, चीन, अमेरिका, रूस बहुत बड़े पार्टनर हैं। भारत पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफ़िक हैं। भारतीय मईशत, भारतीय सफारतकारी और भारत को तो अब जोड़ा जा रहा है मिडल ईस्ट से, यूरोप से। तो कुछ अर्सा ये मामला चलेगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा भारत को। अब शहजाद, क्विक यस और नो रैपिड फायर की तरह से ये मामला फिजल आउट हो जाएगा या आपको लगता है लंबा चलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि इवेंचुअली फिजल आउट होगा। अभी इंडिया पे बहुत दबाव है, लेकिन मैंने जैसे कहा, मुझे लगता है कि इंडिया फिर भी कोशिश करेगा आखिरी वक्त तक एक एग्रेसिव पोजीशन ले। बट जब हम बात करते हैं फॉल आउट की, वो क्या होगा, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से बड़ी अहम बात है किसी भी मुल्क के लिए कि दुनिया भर में उसकी बदनामी हो रही हो कि आपकी हुकूमत ने, आपकी एजेंसीज ने आके उनके मुल्क पे उनका एक शहरी मारा है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, जहां जहां सिख होंगे उनके लिए एक बड़ा कंसर्न होगा, उनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा। तो ये किसी भी मुल्क के लिए कोई अच्छी शोहरत तो नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक टर्म्स में भी कोई बहुत बड़ा इसका फॉल आउट होगा। चीजें जो है, अगर कुछ डिप्लोमेटिक कंसर्न रहेंगे भी तब भी वो जारी रहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक जो कंसर्न है ये भी बहुत ज्यादा क्लास नहीं करेंगे। क्यों? इसकी वजह भी है ना। देखें, दुनिया, ये कोई पहला वाकया नहीं है। दुनिया भर में आपको ऐसी कई मिसालें मिलेगी जहां पे दूसरे मुल्क के जो एजेंसीज हैं वो जाके फॉरेन सॉइल पे लोगों को हमला करके मारते हैं। इसकी रशियंस हैं, इजराइलीज हैं, बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी। और ऑब्वियसली उसका एक रिएक्शन भी आता है, डिप्लोमेटिक रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ममालिक से कता ताल्लुक हो जाता है। मामलात जो है वो चलते रहते हैं। बट रशियंस, इजराइलीज के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी हैं जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है फिर। बट विद भारत क्या हम रशियंस का इजराइल में नहीं, मुझे याद है एक स्टोरी हमने की थी जिसमें रशिया के जो एजेंसीज थी उन्होंने बरतानिया में जाके कुछ लोगों को, एजेंट्स थे, कुछ डबल एजेंट्स थे, उनको जाके मारा वहां पर।
वो कुछ अरसे के लिए अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो खत्म कर देते हैं, बाद में वो बहाल हो जाते हैं। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे कुछ सियासी गुफ्तगू के साथ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बाद पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी नून लीग के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। हालिया इल्ज़ाम है खुर्शीद शाह साहब का, जो ये कहते हैं कि वफाक में जो निगरान हुकूमत है वो तो ऐसा लगता है कि नून लीग की है। वो कहते हैं बड़ा अमल दखल है नून लीग का, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसा लगता है नून लीग के ही लोग काबीना में बैठे हुए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है नून लीग का वफाकी हुकूमत के अंदर। पर पीपल्स पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है? अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रखा है महमल। देखिए ना, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो वज़रा है जो केयरटेकर कैबिनेट के अंदर हैं, वो बेशक शायद अशरफ तारड़ साहब हों, समी सईद साहब हों, आहद चीमा साहब हों, फवाद हसन फवाद साहब हों, एक दो और भी लोग हैं। तो वो आपको जो एक उनकी परसेप्शन तो यही है कि वो लीग के करीबी जो थे, ब्यूरोक्रेट्स उनमें से थे। फिर आप ये देखिए कि तौकीर शाह साहब जो हैं, काकड़ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका भी आप देख लें बैकग्राउंड जो एक है। तो ये वाली चीजें इस लिहाज से बिल्कुल उनके ये भी तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सिंध के अंदर, और ये तो पीपल्स पार्टी जो है ये पहले भी ये बात उठा चुकी है कि सिंध के अंदर कौन से जो 21-22 ग्रेड के अफसर हैं वो सिंध के डोमिसाइल वाले या जो पिछली हुकूमत के लोग रह गए हैं, जिस तरीके से वहां पर चेंजेस की गए, क्या वो पंजाब या फेडरल के अंदर उस तरीके से की गई कि नहीं। अच्छा, फिर उसके अलावा देखिए अली ना, एक और भी बात है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इस वक्त हो रही है ना, वो एक ओवरऑल इस तनाजुर में भी हो रही है कि इन इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। क्या 2018 के अंदर हम ये कहते हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे, उसके अंदर जो धांधली हुई, आरटीएस बिठाया गया, प्री पोल रिकरूटिंग हुई, उसके बाद जो चीजें हुई, क्योंकि एक प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया था, इस वजह से। इस वक्त जो 2023 या 24 में जो इलेक्शन होंगे, तो उसके अंदर आप ये बताइए कि ये बातें हो रही है ना कि बल्ला जो है वो बैलेट पे नहीं होगा, तब जाके जी लेवल प्लेइंग फील्ड नून को मिलेगी, इस तरह की बातें हो रही है। इमरान खान साहब जेल में होकर कैंपेन नहीं कर सकेंगे। नून लीग बैलेट से बाहर तो नहीं थी ना 2018 के अंदर। अगर इस वक्त पीटीआई बैलेट से बाहर है या उनके लोगों को बिठा दिया जाए या उनके ऊपर इस तरह से प्रेशराइज किया जाए, तो आप मुझे बताएं कि इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या? अच्छा, ये जो आप पॉइंट उठा रही हैं ये अपनी जगह, लेकिन ये वाला जो आपने पॉइंट उठाया ना कि जो तबादले हो रहे हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गालिबन द न्यूज़ की खबर के मुताबिक ईसीपी ने सिर्फ उन लोगों को तब्दील करने का हुक्म दिया है या हिदायत दी हैं जो 3 साल से ऊपर जिनका टेन्योर हो चुका है, और सिंध में उनकी गालिबन तादाद ज्यादा है। ये जवाब दिया जाता है इसका। जी जवाब दिया जाता है, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ केयर टेकर सेटअप के अंदर तो वो ना बैठे सिंध के, ठीक है, या कोई इस तरह, जिस तरह आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा की जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो भी हालिया थी, जिसमें थोड़ी रद्दोबदल हुई, उसके अंदर इल्जाम क्या था कि मौलाना फजलुर रहमान JUIF के इतने ज्यादा लोग लगे हुए, लग रहा है कि जी वो केयर टेकर गवर्नमेंट के फिर आपस में बांट भी हुई थी उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया महमल। शहजाद जी अलीना, पहले तो ये मेरे ख्याल से खुर्शीद शाह साहब कहाँ दूर की लेकर आ रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट जो नून लीग के करीब थे वो काबीना में है, आहद चीमा साहब स्पेशल असिस्टेंट थे वो काबीना में है। मतलब जो इस वक्त निगरान वजीर आजम है काकड़ साहब, वो नून लीग से मुलाकात कर चुके थे। ये 100% तय था कि उन्होंने नून लीग ज्वाइन करनी है। वो मरीम से मुलाकातें हुई। उनकी तो जब प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम ने वजीर आजम बनने से पहले इस ख्वाहिश का इजहार किया हो, मुलाकातें क्यों कि मैं नून लीग में जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। तो खुर्शीद शाह साहब को तो बहुत लेट याद आया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। पीपल्स पार्टी को लग रहा था कि ये जो इंतखाबात होंगे ना, इसमें 2 पार्टियां दौड़ेंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और पीपल्स पार्टी को ये भी खुशफहमी थी कि देखें, एक तो बड़ा हमें फायदा हुआ है कि जब से ये मखलूत हुकूमत बनी पीटीआई के बाद, तो उसमें उनको हिस्सा भी मिला, लेकिन वो इंपॉर्टेंट वजारतें नहीं मिली, इसलिए जितना बर्डन और बैगेज भी आ रहा है वो उन पर नहीं आ रहा है, वो नून लीग पर आ रहा है। और इस दौरान बिलावल साहब की ट्रेनिंग भी हो गई, फॉरेन विजिट्स भी उन्होंने काफ़ी सारे किए, और अगला वजीर आजम भी जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा, क्योंकि पंजाब से सीटें मिलेंगी, साउथ पंजाब से, बलूचिस्तान से लोग ज्वाइन करेंगे, केपी से लोग ज्वाइन करेंगे। ये जो ख्वाब था पीपल्स पार्टी का, ये चिकनाचूर हो चुका है। और अब उनको ये अंदाजा हुआ है कि रेस में 2 पार्टीज नहीं दौड़ेंगी। रेस में एटलीस्ट पंजाब में, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है आम इंतखाबात में, उसमें नून लीग अकेली दौड़ेगी। तो जब नून लीग अकेली दौड़ेगी तो जीतने के इम्कानात भी उन्हीं के हैं पंजाब में, और पंजाब अगर आपने जीत लिया बड़े मार्जिन से, तो इसका मतलब वफाक में भी आप जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन पीपल्स पार्टी को होना शुरू हुई जब कुछ इनके ब्यूरोक्रेट्स चेंज किए गए,
जब इनको पता चला कि ना बलूचिस्तान से हमें पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ये इल्जाम लगाते हैं कि उनको रोका गया है, ना साउथ पंजाब में कोई आया, ना केपी में कोई आया, तो फिर पीपल्स पार्टी को रियलाइज हुआ कि यार हमारे पल्ले तो है ही नहीं कुछ अब, और इसलिए अब उन्होंने ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात शुरू की है। मेरे ख्याल से जो तज्जिया इस वक्त महमल ने किया कि पीटीआई बैलेट पेपर पे होगी या नहीं होगी, इस पर ही सवाल है। और अगर लोगों को उनके मजीद गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी शो भी की जाएगी, या जैसे भी शेख रशीद साहब एक मिसिंग पर्सन है, उस्मान डार साहब मिसिंग पर्सन है, उस तरीके के हालात होंगे। ये एक जुमला 2017-18 में पीटीआई को बड़ी पैमाने पे फैसिलिटेट किया गया, नून लीग को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जेल भी गए, लेकिन इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, उनकी पूरी पार्टी बाहर थी, वो कैंपेन कर रहे थे, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके थे कि मुझे बाजवा साहब ने अश्योर किया है कि आप अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं, और फिर नून लीग पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी भी थी। लेकिन इस वक्त जो होगा तहरीक इंसाफ के साथ, वो मेरे ख्याल से एक नई मिसाल हम कायम करेंगे, और अब पीपल्स पार्टी को भी पता चल गया कि उनके हिस्से में भी ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। उमर, एक तो ये है कि जिस तरह अगर इस बुनियाद पे देखा जाए कि क्या पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में नुमाइंदगी है, तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, तो लिहाजा एक तो उनका बंदा मौजूद है। बाकी अगर तोकीर शाह साहब की बात की जाए, मेरा ख्याल है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है ना, तो उसकी एक ये कोशिश ज़रूर होती है कि जो अपना स्टाफ है उसको फ़ौरन ना चेंज करे, ताकि उसको ओवरऑल एक माहौल की ओरिएंटेशन हो जाए। जहाँ तक अगर बात की जाए लेवल प्लेइंग फील्ड की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसी तरह चल रहा है। जो पीपल्स पार्टी है, जब तक अगर पीटीआई पर कोई प्रॉब्लम आया था तो उनको उस टाइम तक इशू नहीं आ रहा था जब उन्हें खुद प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया था कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिलावल होंगे। अगर ये बात हम अगर सिंध के लेवल पर ले जाएं, तो सिंध में जो बाकी जमातें हैं उनका भी ये शिकवा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, कि इधर परसेप्शन ये है कि इधर पीपल्स पार्टी ने दोबारा आना है, इसलिए जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और आप यही देख लें कि उधर के हालात के पिछले दिनों जो यूनुस डागा हैं, जो उनके अभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई चंद एक अकाउंट ऑफिसर चेंज किए हैं, और अकाउंट ऑफिसर चेंज करने के बाद उनसे पोर्टफोलियो ले लिया गया। नहीं कि पोर्टफोलियो किन्होंने लिया है, जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर जो है, नहीं कि उन्होंने लिया है। अब जो चीफ मिनिस्टर हैं गो के एक अच्छे इंटेग्रिटी वाले हैं, लेकिन जब भी उनका नाम चला है कि अगर कोई नैब के चेयरमैन के हवाले से चला है या अदरवाइज, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से एक तजवीज़ आती थी जी कि जो बाकर साहब हैं इनका नाम दिया जाए, क्योंकि उनकी पुरानी वाबस्ती है, गो के अभी नहीं है। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम जो है ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे इशू कर रहे हैं। फेडरल लेवल पे यस, इधर जो है नून लीग जो है उसको ज़्यादा एक खुल खेलने का मौका मिल रहा है, मतलब कि अगले इलेक्शन के हवाले से। अगर सिंध तक देखा जाए तो सिंध में जो एक निज़ाम की तब्दीली की एक कोई रिसेंट कोशिश हुई जी कि और नहीं तो कम से कम जो एक ब्रोक्रेसी है उधर ही को चेंज कर लीजिए, जो जरदारी साहब के अपने लगाए हुए बंदे हैं उनको इधर उधर कोई हटाया जाए तो वो भी मुश्किल हो गया, या उनकी तरफ से जो कोई चार्जेस लगे हुए थे उन लोगों पर। कितने अफसोस की बात है ना, कितनी अफसोस की बात है ये। मैं आई अंडरस्टैंड महमल आप कुछ कहना चाहती हैं, जवाब देना चाहती हैं, मुझे भट्टी साहब की राय शामिल करने दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ, वक्त बड़ा कम रह गया। भट्टी साहब। मैडम शेख, जो मिज़ाहिया फिल्में चल रही हैं इनके ये कर लें, मेहरबानी करके इकट्ठे बैठें और 2.5 साल दोनों बांट लें। 2.5 साल मेरे महबूब कायद बन जाएं, 2.5 साल बिलावल बन जाएं। सिंध की बदतरीन कारकर्दगी पर कोई 20 साल से जो उनके हुकूमत कर रहे हैं कोई बात नहीं होती। 15 माह की बदतरीन कारकर्दगी पर कोई ये अपना नहीं पेश करते कि ये हमने किया, ये किया। बिलावल के 55 दौरों से हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ नहीं। पाकिस्तान किन मसाइल में है, कौम किन मसाइल में, हम उजड़ गए हैं, लुट गए हैं, मुआशी दिवालिया हो गया और ये लगे हुए हैं ये इस चक्कर में। अब सूरत हाल असल क्या है मैडम शेख? सूरत हाल असल ये है, खुर्शीद शाह और इनको जैसे शहजाद साहब ने बताया कि काकड़ साहब भी जा रहे थे नून लीग में, और शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तोकीर शाह, नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर हैं, हाउस ऑफ शरीफ के पसंदीदा अफसर आ चीमा और तारड़ साहब भी वजीर हैं। नहीं, पंजाब की निगरान काबीना से भी उनको, निगरान वज़ीर आला और काबीना से भी शिकायतें हैं पीपल्स पार्टी को। अच्छा, पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? सिंध पास नहीं रहा मैडम शेख।
और सिंध में लाडले अफसरों के जिनके पीछे बड़ी मुबैना कहानियां थी, उनके तबादले हो गए हैं। बिलावल के वजीर आजम बनने के ख्वाब टूट रहे हैं। बाप के लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे, साउथ पंजाब की सीटें मिलेंगी, पंजाब में हम सीटें हमें दी जाएंगी, सीट एडजस्टमेंट होगा। और मेमल की बात जवाब सुन लेते हैं, बल्कि उनका हो सकता है आपको भी तज्जिए में वो भी जवाब देने में फिर बिलावल और पीपल्स पार्टी को बुरा लग रहा है। और ये जरदारी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे जितनी भी कोशिश कर ले। मेमल का जवाब सुन लेते हैं, फिर मेरा ख्याल है हमें जवाब देने में डिस्कशन को आगे बढ़ाना है ज्यादा। जी मेमल। जी अलीना, मैं कह रही थी कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इधर हो रही है, वो हो रही है जो 2018 में जिस तरीके से पीटीआई को एक एज मिला था, जो सहूलतकारी मिली थी, और वही सहूलतकारी इस वक्त नजर आ रही है कि शायद वो नून लीग को भी मिले। पीपल्स पार्टी को ऐसी सहूलतकारी तो कभी नहीं मिली। सिंध के अंदर भी जो अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की, सिंध के अंदर वो कहते हैं ना इलेक्शंस करा ले, सिंध तो उन्हें आज भी पता है कि वो जीत जाएंगे, और वो इसलिए ठीक है 15 साल की उनकी हुकूमत रही है वहां पर। दूसरे ये है कि उनके मुकाबले के अंदर मध्य मुकाबले अल्टरनेटिव्स कौन से हैं, ये वाली चीज भी आती है। लेकिन जो फैसिलिटेशन पीटीआई या नून को जो आप कह रहे हैं, तो वो वाली सिंध को कभी नहीं मिली, पीपल्स पार्टी को वो वाली फैसिलिटेशन इदारों से कभी नहीं मिली, ना सहूलतकारी मिली है। तो ये वाली बात भी हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेहमान, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।